Hello students. So today we are going to learn story writing. Story writing is a very important and compulsory part of our writing skills. So you can see this beautiful slide. So many stories, a haunted stories, short moral story for kids, then Indian folk tales, English kids tale, Kerala tales, and so many other stories. So students, how to write a story in a very simple way I'm going to teach you today. So let's enjoy. So first of all, what is story writing? A story writing is a work of fiction or imagination. यानी कि आपकी कल्पना, आपकी फिक्शन, आपकी इमेजिनेशन कैसी है, ये उसका एक नमूना है. दैट इज यूजुअली रिटन इन इजीली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिखते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए, और नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, जिसमें आपकी भाषा एक नेचुरल फ्लो में आती है. स्टोरी राइटिंग इज मेंट टू बी रेड एट सिंगल सिटिंग. एक बार में बैठ के एक स्टोरी इंसान पढ़ लेता है. एंड देयरफॉर इट शुड बी डायरेक्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल. इसलिए आपकी स्टोरी हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए. और आपको तो वर्ड लिमिट दी जाती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको उसी वर्ड लिमिट में अपनी स्टोरी को लिखना है. अब पर्पस क्या है स्टोरी लिखने का? नरेटिव इज सिंपल, टू टेल द ऑडियंस अ स्टोरी. आपको एक ऑडियंस को स्टोरी बतानी है. इट कैन बी रिटन टू मोटिवेट. उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है. मोटिवेशन के लिए लिख रहे हैं आप, एजुकेट करने के लिए लिख रहे हैं, किसी को कुछ शिक्षा देने के लिए लिख रहे हैं, मॉरल स्टोरीज जो रहती हैं, या एंटरटेन करने के लिए, है ना. तो नरेटिव्स कैन बी बोथ फैक्ट और फिक्शन. और जो आप नरेटिव, उसमें जो भी स्टोरी लिख रहे हैं, वो फैक्ट्स भी हो सकते हैं, फिक्शन इमेजिनेशन भी हो सकती है. तो जरूरी नहीं है कि जो स्टोरी में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो एकदम सच हो, आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है. आई लव शॉर्ट स्टोरीज. ओके, अब टिपिकली शॉर्ट स्टोरी के 5 की एलिमेंट्स होते हैं. हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे. और बच्चों, अगर आप ये पांचों एलिमेंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हुआ करेगी. तो सबसे पहले हम लोग एक एक कैरेक्टर को लेते चलेंगे. इसमें देखें आप, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, कैरेक्टर, ये 5 हैं. ओके, इन पांचों को हमको बहुत अच्छे से समझना है. तो सबसे पहले हम लेते हैं कैरेक्टर. तो कैरेक्टर क्या होता है? चरित्र. यानी कि आपके उसमें कौन कौन लोग होंगे स्टोरी में. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज्यादा कैरेक्टर्स कभी मत लीजिए स्टोरी में. आप उसमें 1 2 3 बस मैक्सिमम इतने ही कैरेक्टर्स रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कैरेक्टर्स लेंगे उतना आपको स्टोरी में कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हमारा प्रोटोगेनिस्ट. हु इज प्रोटोगोनिस्ट? मेन कैरेक्टर. ठीक है, जो स्टोरी का मेन किरदार होता है, जिसको हम हीरो बोल सकते हैं, हीरोइन बोल सकते हैं, जो मेन होता है, जिसके चारों तरफ स्टोरी हमारी घूमती है. फिर एंटोगोनिस्ट मीन्स विलेन. एक होता है विलेन, एक हीरो, एक विलेन, है ना. एंटोगोनिस्ट कौन होता है? इज अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज योर प्रोटोगोनिस्ट ऑल द ड्रामा. जिसकी वजह से जो मेन हीरो है सारा ड्रामा करता है. इट डजेंट हैव टू बी अ पर्सन. ये जरूरी नहीं है कि एंटोगोनिस्ट में कोई विलेन कोई व्यक्ति ही हो, है ना. इट कैन बी इंटरनल ऑल्सो. जैसे हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो वो भी कई बार हमारे लिए एंटोगोनिस्ट का काम करता है. यानी कि हमारे विचार, हमारे जो अंदर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो मेन आप समझ लीजिए कि हमारे स्टोरी में 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक प्रोटोगनिस्ट और एंटोगनिस्ट. इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, साइड कैरेक्टर्स होते हैं, नरेशन होता है. कई बार स्टोरी आप देखते हैं नरेटेड की गई है, कोई कह रहा है स्टोरी, तो नरेटर भी एक अपने आप में कैरेक्टर हो जाता है. और साइड कैरेक्टर्स होते हैं, हेल्पिंग जो होते हैं, सेकंड हीरो जो होते हैं. पिक्चरों में तो आपने देखा बहुत सारे. तो आप एक, जब स्टोरी राइटिंग के दिमाग में आप लेके चल रहे हैं, तो आप यही बात मान के चलिए कि आप एक स्टोरी लिख रहे हैं जिसपे कल को मूवी बनने वाली है, और लेकिन वो शॉर्ट है, शॉर्ट मूवी. तो उसी हिसाब से अगर आप इसको प्लान करके चलेंगे तो आपको हो जाएगा, आराम से कर लेंगे अभी. तो कैरेक्टर्स में ज़्यादा बड़े बड़े कैरेक्टर्स, ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स नहीं लीजिए, सिंपल कैरेक्टर्स को चूज करिए. और 9th और 10th क्लास में तो आपको इमेजिनेटिव आती हैं पूरी स्टोरीज, कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन में आपको वो स्टोरी को लिखना है. ठीक है ना. तो उसमें आप ही जहाँ तक होता है प्रोटोगनिस्ट बनते हैं, तो इसलिए उसको आपको समझना है. नेक्स्ट आता है सेटिंग. सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेटिंग मतलब होता है कि आप पूरा एक इमेजिनेशन, जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपसे कह रही हूँ कि वहाँ पर एक घर था, घर में बड़ी बड़े
पर्दे लगे हुए थे, उसका लाल रंग था, उसकी खिड़कियां इस टाइप से थी, है ना, और उसमें, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके सारे सेंसर्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी सारी इंद्रियां डेवलप हो रही हैं, आपको इमेजिनेशन करने लगेंगे आप। अच्छा ऐसा घर था, फिर मैंने बोला घर के बाहर एक बहुत बड़ा, देयर वाज अ वेरी बिग ट्री आउटसाइड द हाउस, तो आप इमेजिन करेंगे अच्छा एक पेड़ था, एंड देयर वाज अ काउ अंडर दैट ट्री, और सडनली फिर क्या हुआ, तो मैंने पहले आपको एक सिचुएशन बना के दी, तो वो सेटिंग। तो बच्चों शुरू के कम से कम 2-4 आपकी जो 5-6 लाइंस होनी चाहिए शुरू की, वो सब सेटिंग को डिस्क्राइब करें। आप सेटिंग में क्या क्या चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, टाइम बताएंगे कौन से टाइम का है, कौन सा प्लेस है ना, कैसी प्लेस है, कि वो एक पार्क है, कि वो एक गार्डन था, या हाउस था, या कोई ट्रेन थी, या क्या था उस सिचुएशन को, उसको आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर दूसरा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा था, उस चारों तरफ उसके माहौल कैसा था, कौन कौन लोग थे। तो ये यूज सेंसरी डिटेल्स, माने कि आप पूरे 5 सेंसेस को करिए, आवाज को भी बताइए, है ना, फील को भी बताइए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई फेल गूज बम्स, इस हिसाब से आपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके 5 सेंसेस, यानी कि सी, स्मेल, है ना, टेस्ट और फील, तो ये सारे हियर, सब पांचों सेंसेस को आपको हमारे जो रीडर है उसको एकदम से इमर्स, तभी रीडर जो है वो आपकी स्टोरी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा आगे, क्योंकि कुछ तो आपकी स्टोरी की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए। आप शो, उसको शो करिए, डोंट टेल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखिए चीज़ों का कि इंसान उसको एक देख सके, वो आपको बताना ना पड़े। ठीक है, यूज रियल लाइफ लोकेशंस। रियल लाइफ लोकेशन से क्या होता है कि हम अपने आप को अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आई वॉज इन द ट्रेन एंड देयर वॉज वेरी लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर एंड देयर वर लॉट्स ऑफ रश, और आप बता सकते हैं कि many people, one woman, she was chewing beetle, and there was a man, he was smoking, and there was a child who was, तो इस टाइप के आप डिफरेंट डिफरेंट जब आप ऐसी चीजें बताएंगे, तो ये रियल लाइफ लोकेशन है, तो हम लोग उसको अपने आप में से जोड़ सकते हैं। तो फिर फिगरेटिव लैंग्वेज, आप अगर इंग्लिश में थोड़ा सा भी फिगरेटिव लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस हैं, तो कुछ आपको ऐसे स्टोरीज पढ़ेंगे जब आप, तो आप याद कर सकते हैं, है ना, डिस्क्राइब करना। और सिंपल रखिए सेटिंग को, ये मत सोचिए कि सेटिंग मतलब हमको इतना ज़्यादा सेटिंग में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने, नो, सिंपल रखिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए सेटिंग को। फिर नेक्स्ट आता है प्लॉट। ओके, तो प्लॉट जो है बच्चों, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट एक सीरीज ऑफ इवेंट है, यानी एक के बाद एक घटना जो हो रही, जो आपकी स्टोरी को बना रही है, कि किस ऑर्डर में हो रहा है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि somebody came to my house, then he did this, then we did this happened, then this happened, then police came, then, तो आपने क्या किया, एक स्टोरी को एक ऑर्डर में उसको प्लॉटिंग की, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसको रिलेट भी करना है ईच अदर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एंड रिलेट ही नहीं कर रहा है उसमें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है थीम। थीम माने क्या है, थीम जो मेन टॉपिक है ना, जैसे थीम कोई भी हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली हो सकती है, लव हो सकता है, लवलीनेस, लोनलीनेस हो सकता है, मैन वर्सेस मशीन कमिंग। तो आपको अगर थीम दे दी गई है, इट्स ओके, है ना, ज़्यादातर आपके उसमें थीम दी जाती है ना, कुछ हिंट वर्ड्स दिए जाते हैं, तो वो आपकी थीम रहती है। लेकिन अगर आपको अपनी थीम लिखनी है, तो आपको जैसे कि हमने बोला ना, उस स्टोरी की थीम क्या है, तो हम बोल देते हैं वो स्टोरी जो है वो कम्युनिस्ट है ना, या वो स्टोरी जो है वो सेकुलरिज्म पे है। तो ये थीम है उस स्टोरी की, थीम माने उसका मेन टॉपिक जो क्या है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, किसके बीच में संघर्ष, अपोजिंग फोर्सेस, यानी कि दो, आप फोटो मैंने इसीलिए यहाँ पे लगा के दिया आपको, कि आप देख रहे हैं दो दुश्मन हैं वो लड़ रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि एक की डेथ हो जाएगी, एक को जो है वो आमर, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट बट वन ऑफ देम विल बी किल्ड। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी, है ना, इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। तो कैरेक्टर मस्ट एक्ट टू कन्फ्रंट दीज फोर्सेस, और जो कैरेक्टर्स हम जो डेवलप कर रहे हैं, जो चरित्र हम ला रहे हैं, वो इन फोर्सेस को आमना सामना कर सके। ओके, एंड देयर इज वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज बॉर्न। जब हमारा जो हमने पात्र बनाया है, वो जब इन कॉन्फ्लिक्ट से, जब इस संघर्ष के आमना सामना करता है, वहां से हमारा
ये स्टोरी शुरू होती है। अगर स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो स्टोरी ही नहीं है। बात समझ में आई? तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही स्टोरी को क्रिएट करता है और हमारे प्लॉट को आगे बढ़ाता है। अगर हम सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, जैसे आप मूवीज में भी देखते हैं कि मूवीज में उन्होंने बताया कि शुरू में बहुत हैप्पी फैमिली है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन अचानक एक दिन उनके घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो दैट इज अ कन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्लिक्ट है। और यहाँ से क्या हुआ, जब उनकी लाइफ चेंज हो गई तो आगे उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे ओवरकम किया उस सिचुएशन को, एंड इन द एंड फाइनली दे ऑल वर हैप्पी अगेन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। समझ में आ गया? तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकता है, हमारे अंदर भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इमोशंस, है ना, कि मुझे डर लग रहा है, आई एम वेरी मच अफ्रेड, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, है ना, हमारे अंदर संघर्ष चल रहा है। एक्सटर्नल यानी बाहर के लोग, पीपल वर्सेस पीपल, पीपल वर्सेस सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी स्तर पे हो सकता है। तो जो आपकी स्टोरी डिमांड कर रही है उसके हिसाब से आप कॉन्फ्लिक्ट को जरूर डालिए। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन, जिसको कहना चाहिए स्पाइस ऑफ द स्टोरी, वो मेन असली मसाला तो वही है। ठीक है, तो अपने हिंदी में बोलते हैं ना मसालेदार होनी चाहिए, तो वही मसाला है ये। ओके, तो ये मैंने कुछ टिप्स हैं जो जनरल बताई है कि फ्यू कैरेक्टर्स रखिए। बच्चों आप लोग ज़्यादा कैरेक्टर्स मत इसमें स्टोरी में डालिए, 2-3 पात्र से ज़्यादा नहीं। और डेवलप कैरेक्टर्स फॉर थीम, और थीम के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करिए। सिंगल एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम रखिए। सिंगल, एक ही फ्रेम में स्टोरी को कोशिश करिए कि जैसे आपको डिस्क्रिप्शन के लिए कोई स्टोरी आ रही है कि अचानक रात में लाइट चली गई एंड इट वाज ऑल डार्क एवरीवेयर एंड देयर वाज अ नॉक एट माय डोर। तो आप, now what you have to do, you have to describe the situation in that frame only. Okay, then what happened, then what happened, then ultimately this happened. तो सिंगल और शॉर्ट टाइम फ्रेम। विविड सराउंडिंग्स वही आ गया आपका, कि आप प्लॉट जो आप बता रहे हैं, जो आपकी जो सेटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा विविड होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कैची फर्स्ट लाइन। यस, आपकी फर्स्ट लाइन जो स्टोरी की हो वो बहुत कैची हो। कुछ प्रोवर्ब से शुरू कर दीजिए या कुछ ऐसा मिस्टीरियस से शुरू करिए ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट डेवलप हो। और चूज सुटेबल पॉइंट ऑफ व्यू, और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए जो बहुत सूटेबल हो। और वन कॉन्फ्लिक्ट, एक ही संघर्ष को रखिए, एक ही लड़ाई रखिए बीच में, लेकिन वो लड़ाई कैसी हो, इंटेंस होनी चाहिए बट रियल कॉन्फ्लिक्ट। थीम इन फोकस, थीम को ध्यान रखिए। और ब्रेक रूल्स इफ नीडेड, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी बहुत बोरिंग हो रही है तो आप रूल्स को तोड़ के कुछ नया भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। स्टोरी राइटिंग इज वेरी पर्सनल। ओके, नाउ ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रक्चरिंग नरेटिव। देखो, पहले क्या किया आपने, सेटिंग द सीन, एक्सपोजिशन, यानी कि आपने सीन को सेट किया कि किस सीन में हमने लिखा। जैसे कि हम लिख रहे हैं, सपोज कोई भी एक स्टोरी हम लिख रहे हैं, उस स्टोरी का हमने पहले सीन को डिस्कस किया। ओके, कोई भी एक स्टोरी आप ले लीजिए जो आपके दिमाग में आ रही हो, उसके हमको पहले सीन को डिस्कस करना है। फिर क्या हुआ, उस सीन को हमने डिस्कस किया, सेटिंग बता दी, हाउस का डिस्क्रिप्शन दे दिया, या जंगल है तो जंगल का डिस्क्रिप्शन दे दिया, या कोई स्कूल का सीन है तो स्कूल का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब चीज़ें हमारी सेटिंग में फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगी। अब ये सब बढ़िया स्मूथली हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आएगा प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, जैसे आप सपोज यू आर अलोन एट नाइट, है ना, इन योर हाउस यू आर अलोन एंड योर पेरेंट्स हैव गॉन समवेयर। तो आप पहले ये करेंगे, इट वाज वेरी डार्क, द क्लाउड्स वर थंडरिंग एंड देयर वाज लाइटनिंग आल्सो, and suddenly the current it went away, and then I faced lot of problems. तो ये सब आपने एक सेटिंग बनाई ना, एंड एज आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क आई वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर मैच लाइट बट आई कुडेंट फाइंड। तो ये सब हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, सडनली देयर वाज अ नॉक एट द डोर। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉब्लम हुई तो आपको क्या क्या उसमें फील हो रहा है। ये नहीं है कि बस प्रॉब्लम एक लाइन में लिख दी और खत्म। इस प्रॉब्लम को आपको इतना एक्सप्लेन करना है, इतना हाइपर करना है कि वो क्लाइमेक्स तक जाए। समझ में आया, कि इंसान बिल्कुल अपनी एज ऑफ द सीट पे आ जाए कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सेटिंग पे पहले थोड़ा टाइम लगाएंगे हम, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में हम बिल्कुल क्लाइमैक्स तक ले जाएंगे। क्लाइमैक्स के बाद जब बिल्कुल स्टोरी का टर्न पॉइंट आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट, फिर वहां से फॉलोइंग एक्शन, कि फिर क्या हुआ, अचानक से पता लगा कि वो कोई घर के ही लोग थे, सम नोन पर्सन एंड दे हैव फॉरगॉटन द वे, जो भी आप उसमें क्लाइमैक्स में लेंगे। तो फॉलोइंग एक्शन, और उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, उसका आखिर में क्या सॉल्व किया आपने, प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई। तो ये चीज़ आप उसमें बता दीजिए।
तो बच्चों ये आपका स्टोरी का ये होना चाहिए ग्राफ। ओके, अगर आप ये स्टोरी का ग्राफ रखेंगे तो योर स्टोरी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो इसमें मैंने लिखा है राइटिंग ऑर्गेनाइजर नरेटिव कैसे करना है। सबसे पहले ओरिएंटेशन में सेट द सीन एंड मूड, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट द सीन, सीन को सेट करना है। जैसे व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें आ जाने चाहिए। तो बच्चों आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि हमको बताना है व्हेन कब की घटना है, वेयर कहाँ की घटना है, और हु कौन कौन था, और व्हाट क्या क्या हुआ। तो ये एक जो शुरू की आपकी स्टोरी की 8-10 लाइन है वो अब इसी पे रहेंगी पूरी। सेट द सीन, मूड एंड इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स। ठीक हो गई 8-10 लाइन। अब आप इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, कॉम्प्लिकेशन, यानी कि प्रॉब्लम जो हमारी क्रिएट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट होने जा रहा है। डलाइमा, डलाइमा माने एक कंफ्यूजन, और प्रॉब्लम दैट सेट्स ऑफ द इवेंट। अब उसके बाद क्या घटनाएं आगे हुई, और डलाइमा और प्रॉब्लम विच डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ। अब आपको बताना है कैसे उस घटना ने नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब किया, कैरेक्टर्स की जो भी आपने डाले हैं उसमें, एंड सेट अप द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। ओके, फिर आप देखिए सीक्वेंस। तो ये दो चीजें ही मेन है, ओरिएंटेशन और कॉम्प्लिकेशन। ठीक, अब कॉम्प्लिकेशन आपका हो गया। अब स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे आप कॉम्प्लिकेशन के बाद क्या क्या हुआ। इसमें आप देखो, इसमें ये आपको मैंने बहुत हेल्प करे इसमें कि आप ये नोट कर लीजिए कि फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, आफ्टर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट जब आप कर रहे हैं, घटना को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फर्स्ट ये हुआ, नेक्स्ट दिस हैपेंड, लेटर दिस हैपेंड, एंड आफ्टर दैट दिस हैपेंड। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, आफ्टर, ये आपको हेल्प करेंगे स्टोरी को डेवलप करने में, आगे बढ़ने में। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर्टिकुलर टू ईच कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर के लिए आप क्या क्या वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। वाइल जो मेन कैरेक्टर ही वॉज डूइंग दिस, एज ही वॉज डूइंग दिस, मीन वाइल ही वॉज डूइंग दिस, वेन एवर वेन ही वॉज डूइंग दिस। तो अब वो कैरेक्टर क्या कर रहा था जब ये घटनाएं हुई। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस बना सकते हैं। फिर इस तरह से आप ये पूरा एक आपने बना लिया, सीक्वेंस आपका कंप्लीट हुआ। फिर रेजोल्यूशन, क्लाइमेक्स और एंडिंग, वेयर द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, और लास्ट में आप उसका क्या रिजल्ट निकला और क्या प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो गई वो बताना है। तो एंडिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनल आउटकम, और लास्ट में आपको एंडिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो पूरा डिस्क्रिप्शन आप देंगे कि कैसे फाइनली वो खत्म। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। अब मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ये पिक्चर्स दें जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और आपको याद रहेगा कि सेटिंग का मतलब क्या होता है, वेयर द प्लेस टेक प्लेस, है ना, स्टोरी कहाँ पे ले रही है। जैसे रिवर पार्क है, तो ये रिवर पार्क देखो ये एक सेटिंग बनी हुई है, ये आपको केवल एग्जाम्पल के लिए है। तो आप इसको पूरे को एक्सप्लेन करिए। अब ये तो मैंने आपको फोटो यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन ये फोटो आपको अपनी राइटिंग में दिखाना है। ओके, तो आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, द गार्डन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, द वेदर वॉज वेरी नाइस, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, है ना, and a woman, she was having a child in a pram and she was roaming in the garden. There were ducks in the pond. A mother was sitting with a child and they were talking something. There were birds, twittering of the birds in the trees. When, and there was a man, he was reading some magazine and he was having some cold drink with him. The birds were chirping and it was a very pleasant. देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो इसमें हर चीज के लिए हो गया, हियरिंग के लिए चर्पिंग हो गया, फील करने के लिए मैंने बता दिया कि द वेदर वॉज वेरी गुड, है ना, तो ये हम फील कर रहे हैं वेदर को। फिर हियरिंग चर्पिंग ऑफ, है ना, हो गया। फिर देखो ये एक एक को सेंसरी मोटर्स की आपको जगाना है कि देखा, सुना, महसूस किया, है ना, एवरीथिंग। तो ये हो गया आपकी सेटिंग। समझ में आ गया सबको सेटिंग। तो जब भी आप सेटिंग करेंगे तो ये फोटो को ध्यान रखना कि कितना ज़्यादा हमको सेटिंग पे ध्यान देना है। फिर आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में पीपल भी हो सकते हैं कैरेक्टर, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो टॉक या इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। कई बार हम अपने पेट डॉग से भी इंटरेक्शन करते हैं, तो वो भी हमारा कैरेक्टर है ना। तो जो मेन पर्सन है वो तो है ही। फिर एक मैंने बताया था एक विलेन भी हो सकता है, या उसको सहयोगी हेल्पर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं उसके। तो ये सब चीज़ों को, जैसे डक्स हैं ये भी हो सकती हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। ओके, तो दीज ऑल कैन बी द कैरेक्टर्स। तो आप डेवलप करिए कैरेक्टर्स को और उनको भी इंट्रोड्यूस कराइए। प्लॉट, प्लॉट बहुत देखो, ये इसमें एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, यानी कि प्लॉट क्या होता है, जो बिगिनिंग, मिडिल और एंड, जो स्टोरी को आपस में लिंक करता है। ठीक,
फिर डिटेल पार्ट, अब ये पूरा आ गया आपका क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स पूरा आ जाएगा। पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड फन, फिर ये सारे डिटेल्स आप देंगे, है ना, रियली फास्ट स्कूटर्स, ब्लू स्पार्कलिंग वाटर, ये सब चीज़ें जो डिटेल्स पूरी आप देंगे जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और फन मज़ेदार बनाएंगी। अब प्रिडिक्शन में आप भी लिख सकते हैं यू क्लूज फ्रॉम द स्टोरी टू से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप स्टोरी में भी क्लूज दे सकते हैं जो आपको लोग सोचने भी मजबूर हो जाए कि क्या होगा आगे। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट आई थॉट इट वाज माय मदर, आई थॉट इट वाज माय, इस तरह से आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। मे बी माय नेबर्स आर देयर, तो जो स्टोरी आप जो कर रहे हैं उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी सोचने लगेगा हाँ हो सकता है ऐसा है। तो जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, जो थ्रिलिंग स्टोरीज होती हैं, उसमें देखिए आप कितना वो लोग प्रिडिक्शंस करते हैं और हम लोग कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि हु इज़ द अल्टीमेटली हु इज़ द क्रिमिनल, हु इज़ द मर्डरर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज द स्टोरी इज डेवलप्ड इन दैट वे। ओके, नाउ स्टोरीज नॉन फिक्शन भी होती हैं यानी कि विच आर नॉट फिक्शनल, है ना। फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन, और नॉन फिक्शन जो बिल्कुल स्ट्रेट स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज हैं हमारी जो जिंदगी से जुड़ी हुई, ठीक है। फैंटेसी माने इमेजिनेशन, you can write any type whichever you like। okay, now these are the some hint words, like जब स्टोरी आप शुरू करते हैं तो आप इन जो वर्ड्स रेड में लिखे हैं इनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट ऑफ विथ, इनिशियली, टू बिगिन विथ, ये फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं स्टोरी को स्टार्ट करने में। टू बिगिन विथ, आई बिगैन माई, जैसे मतलब टू बिगिन विथ स्टोरी को शुरू करते वक्त आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस को। आई बिगेन माई एजुकेशन इन लंडन, फर्स्ट ऑफ ऑल I opened the cupboard. To start off with, we decided our destination was New York. Initially, I thought it was a bad idea. ठीक है, तो ये वर्ड्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए और इनको स्टोरीज में लिखते समय यूज करिए। ये बिगिनिंग के लिए था, ये कंटिन्यूटी, जब स्टोरी हमारी बीच में चल पड़ती है तब हम क्या क्या कंटिन्यूशन के लिए कौन कौन से टाइम क्लॉज के वर्ड्स यूज करेंगे, और ज़्यादातर आप पास्ट सिंपल को ही यूज करिए, ठीक है। पास्ट सिंपल को क्यों, क्योंकि जो हम स्टोरी जब भी लिखते हैं तो देखो जो देन, उसके बाद, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, एज सून एज, है ना। व्हेन प्लस फुल क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, जिस जो एक पूरा सेंटेंस होता है जिसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना, जैसे व्हेन के संग शुरू होने वाले सेंटेंस। एज सून एज जैसे ही, बट देन, इमीडिएटली, तो ये जो रेड से लिखे हुए वर्ड्स हैं ये सब एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस आपको बहुत हेल्प करेंगे कंटिन्यूटी स्टोरी में बनाने के लिए। एग्जांपल्स भी दिया है, देन आई स्टार्टेड टू गेट वरीड, देखो इसमें सिंपल पास्ट टेंस लिया है, देन, फिर मैं चिंता होने लगी मुझे। आफ्टर दैट वी न्यू दैट देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वी डिसाइडेड ऑन आवर स्ट्रेटेजी, as soon as we arrived, we unpacked our bags. We were sure everything was ready, but then we discovered some unexpected problem. Immediately, I telephoned my friend Tom. तो इस स्टोरी को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए आप इन फ्रेजेस को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब इंटरप्शंस, जो बीच में मैंने बताया ना कि जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अचानक से कुछ हो गया तो उसके लिए कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, यानी जो उम्मीद नहीं थी, अचानक, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। तो बार बार हम सडनली लिखने की बजाय अनएक्सपेक्टेडली भी लिख सकते हैं एक आध बार। सडनली, जैसे एग्जांपल दिया है, अ चाइल्ड बर्स्ट इनटू द रूम विद अ नोट ऑफ मिसेस स्मिथ, अनएक्सपेक्टेडली द पीपल इन द रूम डिडंट एग्री विद द मेयर। अब एंडिंग द स्टोरी, जब स्टोरी को एंड करते हैं तो कौन से फ्रेजेस को हमें लगाना है, फाइनली, इन द एंड, इवेंचुअली। इवेंचुअली माने लास्ट में, है ना। तो ऐसे, फाइनली आई फ्लू टू लंडन फॉर माई मीटिंग विद जैक, इन द एंड ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोजेक्ट, इवेंचुअली वी बिकम टायर्ड एंड रिटर्न्ड होम। अब ये देखो, जब दो घटनाएं एक संग चल रही हैं, ये बहुत आता है ना, कि मैं किचन में काम कर रहा था और अचानक से मैंने देखा कि बाहर ही हो गया, तो ये दो घटनाएं, व्हेन टू इवेंट्स आर अकरिंग एट द सेम टाइम, तब हमें यूज ऑफ वाइल करना है। किसका यूज करना है, वाइल का और एज का, ठीक है ना। जैसे जिस एग्जांपल में देखो, वाइल या एज कोई भी यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। और डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो उस पर डिपेंडेंट है, जो वाइल पे डिपेंडेंट है। जैसे हमने कहा कि while I was giving the presentation, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था उसी समय क्या हुआ, a member of the audience asked an interesting question। तो जब मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था उसी समय एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा। जेनिफर टोल्ड हर स्टोरी एज आई प्रिपेयर्ड डिनर, जेनिफर उसको स्टोरी बता रही थी एज आई प्रिपेयर्ड डिनर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजिंग ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग को भी हम यूज कर, ड्यूरिंग माने दौरान,
है ना। ये जो प्रपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाउन क्लॉज लगा दीजिए। नाउन माने सब्जेक्ट रिलेटेड। ड्यूरिंग द मीटिंग जैक केम ओवर एंड आस्क्ड मी, ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान जैक मेरे पास आया एंड ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। तो ये जब दो घटनाएं एक संग हो रही हैं तो आप इन एक्सप्रेशंस को याद कर लीजिए, इनको आप इसमें डाल दीजिए। ओके, अब ये स्टोरी है, इसमें ये जैसे आप कौन कौन से वर्ड्स डाल, माई फ्रेंड एंड आई विजिटेड लास्ट समर, फिर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फ्लू फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रोम इन फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट ऑफ विद, इनिशियली, टू बिगिन विद, कुछ भी हम लगा सकते हैं सेंटेंस के शुरू में। इट वॉज फैंटास्टिक, है ना। फिर सेकंड में क्या आएगा, फिर क्या, एज सुन एज वी अराइव्ड इन रोम, जैसे ही हम रोम पहुंचे, व्हेन वी अराइव्ड इन रोम, जब हम रोम पहुंचे, वी इमीडिएटली वेंट टू द होटल एंड टुक अ लॉन्ग नैप, हम सो गए। फिर क्या हुआ, देन, फिर स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, देन, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। वी वेंट आउट टू फाइंड अ ग्रेट रेस्टोरेंट फॉर डिनर। इसके बाद क्या हुआ, सडनली, अचानक, अ स्कूटर, है ना, स्कूटर appeared out of nowhere and almost hit me. The rest of the trip had no surprises. Then, after that, next, we began to explore Rome. During the afternoons, we visited ruins and museums. At night, we hit the clubs and wandered the streets. One night, फिर क्या हुआ, one night, while I was getting some ice cream, यानी कि एक एक्शन के संग दूसरा एक्शन हो रहा है, I was getting some, I saw an old friend from high school. Imagine that. सोचो क्या हुआ, really, या in the finally, in the end, eventually, we caught our flight back to New York. We were happy and ready to begin work again. तो अब ये देखना है कि ये जो फ्रेजेस हैं ये बहुत हेल्पफुल है पूरी स्टोरी को हमारी बनाने के लिए। ओके, तो अब नरेटिव जो हमारा होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी पर्सन में आप लिख रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं तो वो ध्यान रखना है, सेकंड में, थर्ड पर्सन किस में आप लिख रहे हैं। सेटिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी मेड, टाइम, लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, एटमॉस्फेयर शुड बी डिस्क्राइब्ड टू क्रिएट इमेजरी। आप पोएम्स जब पढ़ते हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ इमेजरी, इमेजिनेशन को हमारी डेवलप करने वाले और लोकेशंस होने चाहिए। मीनिंगफुल डायलॉग्स भी आप यूज कर सकते हैं, डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमा में, डायरेक्ट स्पीच में जो लिखते हैं, है ना, उसमें भी एक्सप्रेशन। कैरेक्टराइजेशन, 2-3 मेन कैरेक्टर्स रखिए, फ्यू साइड कैरेक्टर्स रख सकते हैं। प्लॉट ऑफ द स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग बट शॉर्ट, और वर्ड लिमिट को वो नहीं करें। अब इसमें से आप जो जो चीज़ें आपको क्रिएटिविटी में आपको जो अच्छी हैं उनको आप ले सकते हैं, मिस्ट्री, एम्पावरमेंट, सरप्राइज, एम्पैथी, क्राइम। अब आपको तो बना बनाया टॉपिक मिलता है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कभी आप अपने स्टोरी राइटिंग अपनी वो बनाना चाहें, लाइफ की भी वो बना सकते हैं आप, कई बच्चे लिखते हैं स्टोरीज बहुत अच्छी, तो ये ले सकते हैं। अब 9th-10th के लिए मार्किंग स्कीम भी मैंने यहाँ पे इसलिए निकाल के रखी ताकि आपको पता लग जाए, जूनियर क्लासेस के लिए भी और सीनियर के लिए भी, कि टाइटल और मॉरल इज अ मस्ट फॉर स्टोरी, 1 मार्क होना चाहिए, ठीक। कंटेंट 4 मार्क्स, एक्सप्रेशन 4 मार्क्स, ठीक। अब देखो एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडिया, एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग, सब कुछ। और आपको बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी दी जाती है, मेनली बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज गिवन टू यू। ये मार्क्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप ये आइडिया ले लीजिए कि कंटेंट एक्सप्रेशन पे बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना है। कंटेंट मीन आपकी थीम कैसी है, आपने कैसे डेवलप किया, और एक्सप्रेशन में आपकी लैंग्वेज कैसी थी, वो चीज़ों का। तो ये लैंग्वेज के लिए भी मैंने आपको फ्रेजेस बता दिए हैं, और टाइटल और मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर याद रखिए। अब एक स्टोरी है, इसको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ये गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन टू अटेंड, देखो 200 to 250 वर्ड्स। इसके लिए भी मैंने एक आपको बता रखा है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हैं, 5-6, और उस हिसाब से अपनी लाइन काउंट करके नीचे एक फुल स्टॉप लगा दीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें यहाँ तक लिखना है, उसके आगे आपको नहीं जाना। उसी हिसाब से आप अपनी स्टोरी को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन टू अटेंड द मैरिज ऑफ अ फ्रेंड, गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, reached the railway station late, boarded a wrong train, realized after 2 hours, now you। तो ये डॉट 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 है, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये आपको यूज करते हुए स्टोरी को डेवलप करना है, एक टाइटल भी देना है स्टोरी। ओके, ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। आई सैट डाउन विथ रिलीफ एज आई टिकड ऑफ द लास्ट टिकट ऑफ इन द चेकलिस्ट, आई वांटेड एवरी। तो ये उसकी स्टोरी है, इसको आप पढ़िए, देखिए इसमें आप कैसे उसने स्टोरी को डेवलप किया है, कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ किया है, और आखिरी में क्या होता है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक ये बनी बनाई स्टोरी है, इसको आप पढ़िए, देखिए इसमें टाइटल है, इंट्रोडक्शन है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, मिडिल इवेंट्स, एंड ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन। तो पर्सनल नरेटिव एग्जाम्पल है ये।
इसको भी आप रीड करिए एंड आई होप अब आप लोग सब लोग बहुत अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे। और इसी के संग नाउ आई एंड दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ वेरी गुड स्टोरी एंड please press like and give your comments. Thank you. Have a nice day.